ऑन करिए, कौन कौन से? मैम हाइजीन और मोटिवेटर। हाइजीन और मोटिवेटर, ठीक है। हाइजीन को कौन बता सकता है? हाइजीन क्या है? जल्दी जल्दी। नरनजीत ऊपर देखो, पढ़ने का टाइम अभी नहीं है। यस, हाइजीन में अगर जॉब सिक्योरिटी वगैरह ना हो या फिर ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी सही ना हो या वर्किंग कंडीशन अच्छा ना हो तो एम्प्लॉयज डिमोटिवेट और डिससेटिस्फाइड हो जाते हैं, इसलिए इसका होना जरूरी होता है। जरूरी होता है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। और कुछ बच्चे जिनको मैं एब्सेंट मार्क कर रही हूँ अभी, रोल नंबर 23, 56, 75, ठीक है, क्योंकि आप सबका कैमरा ऑफ है। नाउ उसके बाद मोटिवेटर क्या है? मोटिवेटर दूसरा फैक्टर क्या है? बिल्कुल सही था मैम, मेरा कैमरा ऑफ नहीं है। अभी ऑन किया है तुमने 23 खुशबू। अच्छा ठीक है, ओके, आई एम लाइंग, ठीक है। नो मैम, मैम हम ये आपका पीडीएफ खोले हुए थे, शायद इसलिए नहीं दिख रहे होंगे। हो सकता है, हो सकता है, ठीक है। मैंने पूछा मोटिवेटर्स क्या है, जल्दी, कल भी पूछा था मैंने ये। ऐसे फैक्टर जो एम्प्लॉयज को मोटिवेट करते हैं बाय गिविंग देम अपॉर्चुनिटी और रिकॉग्निशन, जॉब सेटिस्फैक्शन। ठीक है, मास्लोस, ठीक है, वेरी गुड। अब कोई और बताएगा? मास्लोस थ्योरी ऑफ मोटिवेशन में क्या क्या है मोटिवेटर्स, कौन कौन से? मास्लोस थ्योरी में कौन कौन से बेसिक नीड्स हैं? $57, $48, आई हैव नोटेड डाउन 20। बसंत कुमार, आप सबको एब्सेंट में मार्क कर रही हूँ। या नहीं मैम, ऑनलाइन है हम। ऑनलाइन होने से नहीं होता है, कैमरा भी ऑन करना पड़ता है। कर रहे हैं मैम। ठीक है। या कौन बता? हाँ बसंत, सचिन बोलिए। मैम बेसिक नीड्स ना, मास्लोस थ्योरी के जो भी नीड्स हायरार्की है, एक सीक्वेंस में बोलना। कॉम्पेंसेशन, जॉब सिक्योरिटी। मास्लोस, मास्लोस। मैम साइकोलॉजिकल, सोशल, एस्टीम। मैंने क्या बोला था अभी? कौन जवाब दे रहा है ये? विश्वास मैंने अभी क्या बोला है? एक सीक्वेंस में बोलना है। इधर आप नीचे आते हुए बोलिए या असेंडिंग ऑर्डर में बोलिए, लेकिन आपको एक सीक्वेंस में बोलिए। ये उधर उधर नहीं है। ये नीड्स आर वेल डिफाइंड अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स की बेसिक क्या होता है, उसके बाद क्या, उसके बाद क्या, उसके बाद क्या। तो ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, लेकिन सीक्वेंस में बोलना होता है। ये अगर उल्टा करेंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। बेसिक नीड, सेफ्टी, सोशल, एक्सट्रीम नीड एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ठीक है, जो टॉप लेवल है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मतलब अपने पोटेंशियल को अच्छी तरह से एक्सप्लोर कर लेना, ठीक है। और मैग्रीगर्स में क्या क्या फैक्टर थे? थ्योरी एक्स एंड वाई। थियरी एक्स एंड थियरी वाई, ठीक है। चलो अब पीटर ड्रकर पे चलते हैं। पीटर ड्रकर को मॉडर्न मैनेजमेंट थियरी का फादर माना गया है, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे टर्म्स, बहुत सारे ऐसे वो टर्म्स को कॉइन किया जो आजकल भी आप देखेंगे कि आजकल एक्चुअली वो यूज हो रहा है। इन्होंने बहुत पहले ये सारे टर्म्स कॉइन किए थे। इन्होंने बहुत पहले ही भविष्यवाणी कर दिया था कि जो आने वाला टाइम होगा वो इस तरीके के मैनेजरियल स्टाइल में नहीं चल पाएगा, क्योंकि जो सिचुएशन होगा, जो वर्कफोर्स होगा, वो इंटायरली चेंज्ड रहेगा, वो अभी जैसा नहीं रहेगा। तो ही सेड दैट लीडरशिप टर्म, लीडरशिप का यूज करना है, स्ट्रैटेजीज को यूज करना है। उन्होंने सबसे पहले उन्होंने ये सब यूज किया था, और ये सारे वर्ड्स आज भी हम यूज करते हैं। इन्होंने कहा था कि फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, यानी वर्क प्लेस पे क्या होनी चाहिए? फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए वर्क प्लेस, टाइम के मामले में, वर्किंग ड्यूरेशन के मामले में, प्लेस के मामले में, कि आप कहीं से भी काम कर सकते हो। तो आजकल आप सुन रहे हो जो वर्क फ्रॉम होम, ये आज का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये फ्लेक्सिबिलिटी बहुत दिनों से है। एंड IT industry was using this particular
thing for their employees to give them flexibility in terms of place. ठीक है ना, वो कहीं से भी जाकर के अपना काम कर सकते हैं, कहीं से भी कर सकते हैं, बस उनको काम टाइम पे खत्म करने से मतलब है। सिमिलरली कोलैबोरेटिव वर्कप्लेस जहां पर एक से अधिक एम्प्लॉयर्स आ करके काम करते, तो वो कैसे काम करेंगे? आप लोगों ने नेहा मैम आप लोगों को बिजनेस एनवायरनमेंट पढ़ा रही है, राइट? यस मैम। आपको कॉम्बिनेशन पढ़ाया है, आपको डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ बिजनेस पढ़ाया है, हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन, वर्टिकल कॉम्बिनेशन, नो मैम, ठीक है, वो No, तो ma'am. हो सकता है वो आप, ठीक है, अभी हो सकता अगला चैप्टर है हाँ मेरी। आगे पढ़ाएगी, हो सकता है वो। यस मैम। ये डिफरेंट कॉम्बिनेशंस भी कोलैबोरेटिव अप्रोच ही है। कोलैबोरेटिव अप्रोच का मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे बहुत तरह का होता है। चलो अभी तुम्हारा इंडियन एयरलाइंस, ठीक है ना, उसको किसने ले लिया है, टेक ओवर कर लिया है? टाटा ने। तो क्या क्यों 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 ले लिया? क्योंकि वो बैंकरप्ट होने जा रही थी, वो अपने आप को सस्टेन नहीं कर पा रही थी, इसीलिए उसको टाटा एंड सन्स ने ले लिया। इसी तरह मारुति एंड सुजुकी में क्या, उसने तो पूरा का पूरा टेक ओवर कर लिया, लेकिन मारुति एंड सुजुकी में क्या है, मारुति एंड सुजुकी में दोनों मिले हुए हैं, यानी दोनों ही कंपनी का स्टेक है, ज्वाइंट वेंचर है। तो क्या हुआ, कोलैबोरेशन हुआ। अब इस कोलैबोरेशन से फायदा क्या हुआ, जापानीज कंपनी को फायदा हुआ कि उनका ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड कस्टमर उनको इंडिया में मिल गया, ठीक है ना, जो मारुति का एस्टैब्लिश्ड कस्टमर था वो उनको मिल गया। उनको मार्केट आइडिया के बारे में ज्यादा रिसर्च नहीं करनी पड़ी, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ का लोकल इंडिया का जो अपना डोमेस्टिक कंपनी है मारुति, उसको मालूम है कि हमारे यहाँ किस चीजों का कल्चर है, क्या चीजें मिलती है, या क्या किस तरह के लोग हैं वो क्या खरीदना ज्यादा पसंद करते, क्या इकोनॉमिक रेंज हो हमारे यहाँ का, किस तरह के इनकम ग्रुप के लोग ज्यादा हैं इस डेमोग्राफी में, ये सब ऑलरेडी मारुति को पता है। जो म्यूट कर लीजिए, जो कि सुजुकी को ये सब चीजें रिसर्च करने के बाद पता चलता है। इन चीजों पे उनको बहुत ज्यादा टाइम और बहुत ज्यादा मनी इन्वेस्ट करना होता, जो नहीं करने की जरूरत पड़ी। अब मारुति को क्या फायदा हुआ कि उसको जापानीज टेक्नोलॉजी फ्री में मिल गया। समझ में आया? या तो उसको माइक बंद कर लो ना जी, बहुत खराब आवाज आ रहा है। धर्मजीत थोड़ा ठीक से बोलिए, आपने ठीक से ही बोला, लेकिन वो हमारे यहाँ का टोन है ऐसा, तो अब आप स्टूडेंट है ना, तो थोड़ा स्टूडेंट जैसा बोलना शुरू करिए, ठीक है ना? मैं जानती हूँ कि हमारे यहाँ का यही टोन है, ठीक है। माइक म्यूट कर लो, उसने बात सही बोली है, म्यूट कर लो, आवाज अच्छा नहीं लग रहा है ऐसी क्लास में, लेकिन उसको थोड़ा ठीक से बोलो जैसे स्टूडेंट्स बात करते हैं। मैम माइक बंद कर लो अपना प्लीज। चलो ये ठीक है, आप सही है। नाउ वी आर कमिंग टू दिस पॉइंट कि मैनेजमेंट का कोलैबोरेटिव वर्कप्लेस में आपको समझा रही थी। तो जैसे जापानीज टेक्नोलॉजी आपको फ्री में मिल गया, आप यूज कर सकते हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं, तो ये होता है कोलैबोरेशन का मतलब। यही पीटर ड्रकर कह रहे थे कि बाद में जो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर आने वाला है वो कोलैबोरेटिव होने वाला है, ज्वाइंट वेंचर होने वाला है, मे बी कॉम्बिनेशंस हो विद डिफरेंट कंपनीज आपस में कंबाइन करे। ये कॉम्बिनेशन किसी ना किसी, दोनों ही कंपनीज को कुछ ना कुछ एडवांटेज होता है, इसीलिए वो कॉम्बिनेशन करते हैं। आपको मैम पढ़ाएगी जो मैंने आपको वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशंस बताया है, और एग्जांपल्स देके तो क्लियर हो जाएगा कि क्या कॉम्बिनेशन होता है और क्यों कंपनियां कंबाइन करके काम करते हैं। मान लो सारे के सारे टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, सारे के सारे लेदर इंडस्ट्री है, तो कोई लेदर लाता है रॉ मटेरियल, कोई उसको बनाता है, कोई उसकी टैनिंग करता है, कोई उससे शूज बनाता है, कोई सोल बनाता है, और सब क्लब करके क्या करते हैं, अब जूता बनाने वाले को ये सारी चीजें खरीदनी होती है, राइट, तब जाकर के वो बनाने का काम करता है। अगर एक जगह मिल जाएंगे तो खरीदना नहीं पड़ेगा। जब खरीदना नहीं पड़ेगा तो क्या होगा, आपको अधिक रकम नहीं देना पड़ेगा लेदर खरीदने के लिए, उसके टैनिंग के लिए, उसके किसी और प्रोसेसिंग के लिए आप कर रहे हैं, और जो प्रॉफिट होगा उसमें सबका हिस्सा होगा। समझ में आया? तो इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशंस, राइट। तो इस तरीके के बहुत सारे कॉम्बिनेशंस होते हैं जिससे फायदा होता है, और सिर्फ एक कंपनी को नहीं होता है, ABCD जितने भी कंपनी उसमें कंबाइन कर रहे हैं सब कंपनी को फायदा होता है, ठीक है। चलो, तो ये एक उन्होंने कहा डेलीगेशन ऑफ पावर्स। उन्होंने कहा था डिसेंट्रलाइजेशन, जो हम लोग जानते हैं अभी तक सेंट्रलाइजेशन पढ़ाया गया हेनरी फ्योल में, कि सारे जो इंपॉर्टेंट डिसीजन है वो एक पॉइंट पे होने चाहिए, रेस्ट जो डिसीजन मेकिंग है वो डिफरेंट जगह पे होना चाहिए। लेकिन सेंट्रलाइजेशन का एक्चुअल मीनिंग होता है ऑल डिसीजंस विल बी टेकन एट वन पॉइंट, ठीक है। अब इन्होंने कहा डेलीगेशन ऑफ पावर करो, मतलब पावर यानी कि
सत्ता हिंदी में कह सकते हैं या शक्ति कह सकते हैं, क्षमता कह सकते हैं, किसी भी डिसीजन को लेने की जो ताकत है, क्षमता है, वो सब एक जगह पे पहले या एबिलिटी भी मैम हो सकता है। ठीक है, एक जगह पे पहले केंद्रित होती थी। इसको अब क्या करना है, आपको डेलीगेट करना है। डेलीगेट का मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना, देना, बांटना, ठीक है ना। तो थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन डिसीजन मेकिंग पावर होना चाहिए, लोग अपने काम से रिलेटेड डिसीजंस खुद ले सके। समझ में आया? ये सारे टर्म्स का इस्तेमाल पीटर ड्रकर ने किया था, जो आजकल हम ज्यादा देख रहे हैं। ज्यादा एडवांस्ड कंपनी, ज्यादा प्रोग्रेसिव कंपनी और जो टॉप एम्प्लॉयर्स है, ये सब थियरीज को इम्प्लीमेंट कर रही है अपने ऑर्गेनाइजेशंस में। He also said that management is doing things right, यानी management is doing things right का मतलब है कि मैनेजमेंट का काम होता है कि अगर कुछ गड़बड़ हो गया तो उस काम को फिक्स कर दे, सही कर दे। फिक्स करने का मतलब समझ में आ रहा है ना? यस मैम। ठीक है, फिक्स करने का मतलब होता है कि अगर कुछ गलती से कुछ गलत हो भी गया तो आप उसको फिक्स कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल कि मेरे बचपन में मेरा एक सिल्क का बहुत सुंदर फ्रॉक था, जो पहले ही दिन आयरन करने में बीच से जल गया, ठीक है। और अब वो बीच से जल गया तो वो बेकार हो गया था, राइट। हम क्या करते, फेंक देते। बट मम्मी ने मेरे क्या किया कि बीच का पूरा कपड़ा निकाल करके, वो येलो एंड व्हाइट कॉम्बिनेशन का ड्रेस था, तो बीच में पूरा येलो पैच वर्क करके दोनों तरफ लेस लगा दिया। वो बहुत सुंदर डिजाइन बन गया। मतलब कि जो गलती से जल गया था उसको फिक्स कर दिया, दूसरे डिजाइन में कन्वर्ट कर दिया, और वो भी बहुत सुंदर डिजाइन बन गया, ठीक है ना। आई लाइक दैट पर्टिकुलर डिजाइन मोर देन द प्रीवियस वन, राइट। क्रिएटिव आइडिया हो गया। तो ये क्रिएटिव मैनेजमेंट ही सिखाता है आपको कि अगर कुछ गलती हो गया तो आपने क्या किया, उसको फिक्स कर दिया, उसको सही कर दिया, और उसको बर्बाद नहीं होने दिया, उसको वापस से यूटिलाइजेशन में आप ले आए। ये तो मैनेजमेंट है। लीडरशिप बोलता है कि लीडरशिप अप्रोच है, मैनेजमेंट इज डूइंग थिंग्स राइट, यानी मैनेजमेंट का मतलब होता है चीजों को सही कर देना, व्हाइल लीडरशिप इज डूइंग द राइट थिंग। लीडरशिप का मतलब है सही काम ही करना, ठीक है। ऐसा काम ही करो कि ज्यादा उसमें फिक्सेशन करने की जरूरत ना पड़े, वो पहले से ही ठीक रहे, प्लान्ड वे में करो, ठीक है ना। एंड गुड लीडर हमेशा प्लान करके काम को करते ताकि वो सही दिशा में जाए। तो ये पीटर ड्रकर ने इस तरह से मैनेजमेंट को और लीडरशिप को डिफाइन किया। इससे पहले जितने भी मैनेजमेंट थियरिस्ट्स आए, अच्छा आप सबों ने, पता नहीं आपको ही बोला था या किसी और क्लास में बोला था, बट मोस्ट ऑफ पीपल हैव रिटन इन देयर पेपर साइंटिस्ट्स हैव सेड दिस, दे आर नॉट साइंटिस्ट्स, ठीक है ना। ये लोग साइंटिस्ट नहीं है, इन्होंने कोई इन्वेंशन नहीं किया था, ठीक है ना। उन्होंने थियरीज दिए थे। तो दे आर द थिंकर्स हो सकते हैं, फिलोसफर्स हो सकते हैं, सोशियोलॉजिस्ट है, साइकोलॉजिस्ट है, इन सब का कॉन्ट्रीब्यूशन है मैनेजमेंट में, ठीक है ना। एंड अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स, मैनेजमेंट थियरिस्ट्स बोल सकते हैं। तो अभी तक जितने भी मैनेजमेंट के थियरिस्ट्स थे, उन्होंने इस बारे में कभी नहीं कहा कि आप अपने एम्प्लॉइज को, पार्टिसिपेशन ठीक है, कहीं कहीं पार्टिसिपेशन की बात की गई, जैसे कि एल्टन मायो ने कहा कि पार्टिसिपेटिव अप्रोच होना चाहिए, डिसीजन मेकिंग देना चाहिए, और फ्लेक्सिबल सुपरविजन होना चाहिए। लेकिन पीटर ड्रकर ने कहा कि आप अपने सबऑर्डिनेट्स को रिस्क लेना सिखाइए, ठीक है ना। गिव देम अपॉर्चुनिटी टू टेक रिस्क सो दैट बाय टेकिंग दैट रिस्क दे विल लर्न, ग्रो, एंड इफ दे विल ग्रो योर ऑर्गेनाइजेशन विल आल्सो ग्रो। यानी कि अपने एम्प्लॉइज को खुद डिसीजन लेने दो, उसे क्या करना है, ठीक है ना, ये काम उसको कैसे करना है। तो ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ये उसकी जवाबदारी बन जाएगी, जवाबदारी कि वो उस काम को कैसे कर रहा है, और वो काम अगर गलत हुआ तो ही विल बी रिस्पॉन्सिबल, अगर वो काम बहुत अच्छा हुआ तो सारे क्रेडिट्स उसी को जाएंगे। इससे क्या होगा, वो एक आध बार शुरू में तो गलत डिसीजंस ले सकता है, लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली उसकी डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी बढ़ जाएगी, अच्छी हो जाएगी, बेहतर हो जाएगी, और हर किसी को एक काम में दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। एक एम्प्लॉय अपने वर्क रिलेटेड डिसीजंस खुद ही ले सकता है, यानी कि ऑल हैविंग टाइम टू परफॉर्म देयर ओन टास्क, ओन ड्यूटी। आपको दूसरे के काम में दिमाग ज्यादा नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास खुद का काम है, आप वो करिए, ठीक है। तो ये क्या होता है, आपने अपने एम्प्लॉइज को अपॉर्चुनिटी दी, मौका दिया ताकि वो डिसीजन ले, और डिसीजन ले, गलत हुआ माफ करो, ठीक है ना। गलत हुआ, उनकी गलतियों को हाईलाइट करके बताओ कि दीज आर द मिस्टेक, नेक्स्ट टाइम से वो उस मिस्टेक्स का ध्यान रखेंगे और वो गलती नहीं करेंगे। धीरे धीरे ही सही, लेकिन दे स्टार्ट टेकिंग द ओनर्स ऑफ देयर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओन टास्क, ठीक है।
तो इस कॉन्सेप्ट में देयर आर सर्टेन पॉइंट्स, जिसमें पहला पॉइंट है डिसेंट्रलाइजेशन, जिसको बताने की कोई जरूरी नहीं। मुझे इस क्लास में कौन बता सकता है डिसेंट्रलाइजेशन बिना मेरे बताए? मैं बता दूंगी अंतिम में, लेकिन अभी कौन बता सकता है? मैम जहाँ पे सबको राइट अथॉरिटी होता का है जो कोई भी पावर वो डिसीजन नीचे लेने। लेवल को भी दे दिया। एक बार में जिसमें एम्प्लॉय अपना वैल्यू का समझे, इंस्पायर करे बाकत को। मैम पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना। बिल्कुल। और विनीता तुम कुछ बोल रही थी, बोलो। मैम जिसमें लोअर लेवल को भी पावर, किसी भी डिसीजन लेने की अथॉरिटी हो। डिसेंट्रलाइजेशन का सिंपल, ठीक है, वो सब इसके कंसीक्वेंस। डिसेंट्रलाइजेशन का एक ही मतलब है, जो डिसीजन मेकिंग पावर है, ठीक है ना, जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो आप हर एक पॉइंट पे थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब हायरार्की आपको मालूम है, मैंने क्लास में बताया था, ठीक है ना। थ्रू आउट द हायरार्की यू डिस्ट्रीब्यूटेड डिसीजन मेकिंग पावर एंड empowered ऑल द एम्प्लॉयज, बी इट लोअर लेवल मैनेजमेंट और मिडिल लेवल मैनेजमेंट, सबको आपने एम्पावर कर दिया है कि वो अपना काम से रिलेटेड डिसीजंस ले सकता है। दिस बिकम्स डिसेंट्रलाइज्ड, राइट। एक जगह नहीं है, यानी कि हर एक रूम में अलग अलग रिमोट कंट्रोल एसी का रखा हुआ, आप अपने हिसाब से टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं। कोई एक पॉइंट पे आपका पूरा बिल्डिंग कंट्रोल नहीं हो रहा है। समझ में आया? क्लियर? दैट बिकम्स डिसेंट्रलाइजेशन, यानी कि ड्रकर वाज फोकस्ड ऑन डिसेंट्रलाइजिंग मैनेजमेंट इन द वर्कप्लेस। मैं बता रही हूँ, अभी बता ही रही हूँ। वर्क प्लेस के हर एक लेवल पे उन्होंने फोकस किया था कि मैनेजमेंट को कैसे हम डिस्ट्रीब्यूट और पावर को कैसे हम डिसेंट्रलाइज करेंगे। यानी सारी डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी सिर्फ टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास क्यों हो? टॉप लेवल मैनेजमेंट से बेहतर जानता है लोअर लेवल मैनेजर, जो डेली की जो प्रॉब्लम्स वो झेलता है। समझ में आ गया? क्योंकि टॉप लेवल मैनेजमेंट डेली कस्टमर को नहीं मिलता है, तो कस्टमर की डेली रिक्वायरमेंट क्या है वो उससे ज्यादा बेहतर सेल्समैन और जो एरिया सेल्स सुपरवाइजर वो ज्यादा अच्छे से जानता है। तो वो उस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स करना है, ये चीज कौन बताएगा? ये चीज आपको वो ज्यादा बेहतर बता सकता है। सो दैट if you empower them, if you give them courage to take decisions, and if you empower them with the right of taking decisions, they may take better decisions than the top level management, right? इसीलिए आप उनको डिसेंट्रलाइज करिए, ठीक है ना। हर हायरार्की पे पावर का डिस्ट्रीब्यूशन इज डिसेंट्रलाइजेशन, राइट? When you distribute power at each level of hierarchy within any organization, that is known as decentralization, right? Okay. Yes, ma'am. ठीक है। इससे होता क्या है? तो इससे अब जो तुम धर्मजीत बोल रहे थे वो सुनो, ठीक है ना। इससे होता क्या कि एम्प्लॉयज फील वैल्यूड। एम्प्लॉय को लगता है कि हमारा भी कुछ वैल्यू है, हमारा भी कुछ इंपॉर्टेंस है, और उनको लगता है कि वो अपने वर्क रिलेटेड मैटर को खुद वॉइस कर सकते हैं, खुद उसके सॉल्यूशंस ढूंढ सकते हैं, राइट। ही बिलीव्ड इन असाइनिंग टास्क। आप टास्क असाइन करिए, यानी टास्क दे दीजिए, बट डोंट गिव देम इंस्ट्रक्शंस, राइट। नॉर्मली पेरेंटिंग भी अब यही बोलता है कि यू असाइन द टास्क टू योर kids, but don't give them instruction how to perform them. Let them explore, क्योंकि जितना वो एक्सप्लोर करेंगे उतने नए तरीके आएंगे जो हमने नहीं यूज किया, वो तरीका लेकर के आ सकता है। मे बी क्योंकि हर एक माइंड इनोवेटिव होता है, क्रिएटिव होता है। तो इनके हिसाब से इन्होंने फोकस किया था कि ऑर्गेनाइजेशन में, वर्क प्लेस में ऐसा एक कल्चर को कल्टिवेट करने की इन्होंने कोशिश की थी जहां पे क्रिएटिविटी और इनोवेशन को बढ़ावा मिले। वही जो थंब ऑफ रूल, ठीक है ना, रिप्लेसमेंट ऑफ थंब ऑफ रूल, जो हम साइंटिफिक मैनेजमेंट पढ़े थे, एक्चुअली वो उसी का ये भी बोल रहा है कि थंब ऑफ रूल जो होता है, जो ट्रेडिशनल अप्रोच, उसको कैसे चेंज होगा जब आपके नए एम्प्लॉय नए तरीके से काम करना शुरू करेंगे तब, राइट। चलो, अब डिसेंट्रलाइजेशन मैंने बता दिया। अब हम पढ़ते हैं नॉलेज वर्क। नॉलेज वर्क बोलो या नॉलेज वर्कर बोलो, वन एंड सेम थिंग, ठीक है ना। वर्क है कि जो काम, अब पहले जो था जब हम फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज की बात कर रहे थे, और मैं हमेशा आपको दिखाती हूँ, वहां भी लिखा था हॉथरॉन एक्सपेरिमेंट, द फैक्ट्री इज नॉट सोशियो इकोनॉमिक यूनिट, राइट। फैक्ट्री इज नॉट सोशियो इकोनॉमिक यूनिट, यानी वहां पे भी ऑर्गेनाइजेशन टर्म नहीं यूज किया गया था, बिकॉज उस टाइम में जब भी हम इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे थे तो हमारे दिमाग में फैक्ट्री था, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर था वो। मैंने बताया था ना, वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद जो सब कुछ ध्वस्त हो गया, सब कुछ नाश हो गया, तुम समझ लो। तो फिर से सब कुछ को स्टैब्लिश करने के लिए ये फील किया गया
कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की आवश्यकता है। मैनुअली हम इतना कुछ नहीं बना सकते हैं जितना कि हमको, एक मिनट, ठीक है। तो सारे जो इम्पोर्टेंट पहले जो होता था, जो भी वो क्या होता था, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, ये भी आप लोगों को पढ़ना होगा, उसमें जरूर पढ़ना होगा इंडस्ट्रियलाइजेशन, न्यू बहुत सारे इकोनॉमिक पॉलिसीज, बहुत सारे प्लान्स, 5 years प्लान्स, ये सब होगा उसमें, ठीक है, आपके उस सब्जेक्ट में। तो आप थोड़ा रिलेट करिए। धीरे धीरे क्या हुआ कि इंडस्ट्रियलाइजेशन, पहले एग्रीकल्चर बेस्ड था हमारा कंट्री, ठीक है, उसके बाद हमारे कंट्री में इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर आया, और अब थ्रू आउट ग्लोबली, ठीक है ना, जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन ग्लोबली हुआ था, सिर्फ हमारी कंट्री में नहीं हुआ, ग्लोबली हुआ था, वैसे ही ये जो हाँ, अब इंडस्ट्रियलाइजेशन से जब हम नॉलेज वर्क की तरफ बढ़े, इसका मतलब है फिजिकल लेबर से हम शिफ्ट हो रहे हैं मेंटल टास्क या मेंटल लेबर की तरफ। समझ में आया? यानी कि अब ज्यादा जो डिमांड होगा वो फिजिकल लेबर का नहीं होगा। फिजिकल लेबर का नहीं होगा मतलब कि लोग फिजिकली मेहनत करने वालों से ज्यादा फोकस होगा ऑर्गेनाइजेशन में मेंटल लेबर करने वालों से, क्योंकि अब जो अपकमिंग टाइम है वो किस चीज का, आईटी का, प्रोग्राम बनाना है, हार्डवेयर को ठीक करने वाले से ज्यादा वो भी जरूरी है, वो भी अपनी जगह पे है, वो फिजिकल काम कर रहे हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर रन करना, नए नए प्रोग्राम्स लॉन्च करना, जूम क्रिएट करना, गूगल क्लासेस क्रिएट करना, ताकि घर बैठे बच्चे पढ़ सके, और जो ऑफिशियल एम्प्लॉइज है वो अपने मीटिंग्स और अपने काम को घर बैठे खत्म कर सके। समझ में आया? यस मैम। ठीक है, तो दिस इज मतलब हम लोग व्हाट, बीवी अगर गलत कर दिया क्या नहीं, ऐसा आपके यहाँ भी मैं भी बता रही हूँ, बीबीएम या मैनेजमेंट, न्यू बिजनेस स्ट्रैटेजीज बनाना, ये भी सोचने का काम करना है, ठीक है ना। आप न्यू बिजनेस प्लानिंग करते हैं, स्ट्रैटेजीज बनाते हैं, कैसे एक्सपेंशन में जाना है, या फिर किसी दूसरे कंट्री में आपको बिजनेस लॉन्च करना है, दिस ऑल रिक्वायर अ लॉट ऑफ प्लानिंग। तो अब जो काम है वो आप कहाँ से करेंगे? प्लानिंग कहाँ से करते हैं? हम दिमाग से करते हैं या हाथ पैर से करते हैं? दिमाग से करते हैं ना। तो मैनेजमेंट के लोग तो प्लानिंग करने का काम उन्हीं का होता है ना, हाउ विल यू मैनेज दिस बिजनेस, राइट। तो वो प्लानिंग का काम है। मैं आपको एग्जांपल दूं तो नाउ द थ्रू आउट द वर्ल्ड इज गोइंग थ्रू नॉलेज वर्क। तो यहाँ पे जो डिमांड्स हैं वो फिजिकल लेबर से ज्यादा डिमांड किसका है? एनालिस्ट्स का, ठीक है ना, कंसल्टेंट्स का, जो स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं, स्ट्रैटेजिस्ट का, इनका ज्यादा डिमांड है। समझ में आया? जो अपने दिमाग को यूटिलाइज करके काम करते हैं। इसीलिए जो कमिंग टाइम है वो किसका है? दिमाग वाले लोगों का, यानी जो दिमाग का ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं, दिमाग को यूज करके काम करते हैं। तो फिजिकल लेबर से शिफ्ट हो जाएगा फोकस मेंटल लेबर, मेंटल वर्कफोर्स के तरफ, ठीक है ना। अब ये मेंटल वर्कफोर्स वाले लोग कैसे होते हैं? तो इनका जो काम करने का तरीका होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। दे लव फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है ना। दे डोंट वांट टू फॉलो द सेम वे जो बाकी आप उनको बताएंगे। दे वांट क्रिएटिविटी, वो एक्सप्लोर करना चाहते हैं अलग अलग चीज, और उनको आप सिर्फ काम असाइन करिए, वो अपना काम किस तरह से करना है, दे विल मेक देयर ओन प्लान्स। तो ऐसे लोगों पे अगर आप स्ट्रिक्ट सुपरविजन या ऑटोक्रेटिक स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट वगैरह को, ऑटोक्रेटिक बोलते हैं हम, तुम समझ लो कि जहाँ पे बहुत ज्यादा क्लोज सुपरविजन होता है, कोई फ्रीडम नहीं होता है एम्प्लॉइज को अपना दिमाग लगाने का, तो वो अप्रोच से अगर आप इनको हैंडल करिएगा तो क्या होंगे, आप सुटेबल मैनेजमेंट स्टाइल को नहीं इंप्लीमेंट कर रहे हैं और आपके एम्प्लॉइज छोड़ के भाग जाएंगे वैसे ऑर्गेनाइजेशन में जहां पे उनको ज्यादा मौका मिल रहा है अपने दिमाग को यूज करके काम करने का। समझ में आया? या फिर जिनको ज्यादा मौका मिल रहा है कि वो अपने थॉट्स को, अपने आइडियाज को इम्प्लीमेंट कर सके। क्लियर? यस मैम। तो अपकमिंग टाइम किस चीज का है? नॉलेज वर्कर का है, और नॉलेज वर्कर के साथ के एम्प्लॉयज को डील करने के लिए आपको अपने पुराने मैनेजमेंट स्टाइल को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ड्रकर आल्सो करेक्टली फॉरकास्टेड अ डिक्रीज इन ब्लू कॉलर वर्कर्स। अब 2 कॉलर वर्कर की बात आएगी, ब्लू कॉलर वर्कर्स एंड व्हाइट कॉलर वर्कर्स। मैं थोड़ा आपको रिलेट करके बता देती हूँ इनका नाम क्यों है ब्लू कॉलर वर्कर्स एंड व्हाइट कॉलर वर्कर्स। ब्लू कॉलर वर्कर्स किसको बोलते हैं? एनी गेस, या किसी को मालूम है? मैम मे बी वर्कर जो मैनुअली काम करे।
मे बी। हाँ नहीं नहीं एकदम से सही है। ब्लू कॉलर, मैं आपको इसका रीजन बताती हूँ, इस नॉमेनक्लेचर के पीछे रीजन ये है कि ब्लू कॉलर वर्कर बोलता है जो ज्यादा फिजिकल वर्क करता है। क्यों? क्योंकि काम करते करते उसके कपड़े गंदे हो जाते हैं, तो दे आर ब्लू कॉलर वर्कर्स। लेकिन व्हाइट कॉलर वर्कर्स जिनके एकदम सफेद जैसा वो शर्ट पहन के आते हैं वैसा ही शर्ट पहन के जाते हैं, दैट मीन्स कि वो लेबर फिजिकल नहीं करते हैं, वो मेंटल लेबर करते हैं, वो कहीं बैठ करके दिमाग चलाने का काम करते हैं, राइट। तो उसको हम व्हाइट कॉलर वर्कर्स बोलते हैं। तो उन्होंने एकदम सही प्रेडिक्ट किया था कि जो आने वाला समय होगा उसमें डिमांड जो होगा वो ब्लू कॉलर वर्कर्स का घट जाएगा और व्हाइट कॉलर वर्कर्स का, यानी कि मेंटल एक्सरसाइज करने वाले लोगों का बढ़ जाएगा। इसीलिए आपको अपने मैनेजमेंट स्टाइल में चेंज करने की जरूरत है और मॉडर्न मैनेजमेंट में आप ये करिए। समझ में आया? यस मैम। ठीक है। ये मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स अ बिट थोड़ा लेंदी है, इससे चलो ठीक, फिर भी मैं समझाने की कोशिश करती हूँ। एमबीओ इज द अनदर वर्ड। आपको मैंने कहा ना आगे भी एमबीओ लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो हम अभी ही कवर करेंगे क्योंकि ये पीटर ड्रकर ने ही दिया था। ये इनका दूसरा पॉइंट है। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, आपके इंटरनल में मैंने क्वेश्चन पूछा था, एमबीओ स्टैंड्स फॉर मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। इसका क्या मतलब है? इसका सिंपल मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज दोनों मिल करके अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए या अपने डिपार्टमेंट के लिए या अपने डिवीजन के लिए, ठीक है, डिवीजन मतलब यूनिट, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन का 5-6 ब्रांच है तो एक ब्रांच का हम यूनिट बोल सकते हैं। तो अपने यूनिट के लिए क्या करती है? मिल करके, मतलब ऑनली, अभी तक क्या था कि मैनेजमेंट टेक्स द डिसीजन कि उनको क्या करना है एंड एम्प्लॉयज फॉलो द रूल्स और द आइडिया, जिस तरीके से उस काम को पूरा खत्म कर सकते हैं हम। लेकिन अब क्या हो रहा है कि गोल्स या ऑब्जेक्टिव सेट किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ ज्वाइंट एफर्ट ऑफ मैनेजमेंट एज वेल एज एम्प्लॉय। तो दोनों मिलकर के गोल तय करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उसके डिपार्टमेंट के लिए। ये गोल तय होने के बाद क्या होता है, जब once you set the organizational goal, now the second term is to define employees goal। एम्प्लॉय का क्या लक्ष्य है, एम्प्लॉय के क्या ऑब्जेक्टिव्स इसमें अचीव होंगे along with the achievement of organizational goal। इस दोनों को हम क्या करेंगे? अलाइंड करते हैं, एक साथ मिला देते हैं। इससे ये इंश्योर हो जाता है कि ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करते करते एम्प्लॉय अपना भी, हर एम्प्लॉय का अपना गोल होता है ना, अपना लक्ष्य होता है ना, प्रमोशन का, एडवांसमेंट का, ग्रोथ का, सैलरी हाइक का, वो भी वो उसके साथ साथ पूरा कर सकता है। उसके बाद हम आते हैं कॉन्टिन्यूअस मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस एंड प्रोग्रेस, यानी अब जब गोल तय हो गया तो दोनों मिलकर काम करना शुरू करते हैं उस गोल को अचीव करने के लिए। देन परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, जो काम करते हैं उस काम को इवैल्यूएट करते हैं कि अभी और कहाँ इंप्रूवमेंट की जरूरत है। ठीक है, मैं बोल रही हूँ सुनना, क्योंकि मैं सबको सारे जो पॉइंट्स उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ। परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन का मतलब है जो काम किया गया है उसमें क्या इंप्रूवमेंट की जरूरत है, या फिर क्या सब कुछ अच्छे से हो गया, कहीं पे कोई इंप्रूवमेंट इन्हांसमेंट की जरूरत नहीं है। जब आप एक बार परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन करते हैं तो फिर से क्या करते हैं, उस फीडबैक के बेसिस पर फिर से काम करना शुरू करते हैं। एंड फाइनली एट द लास्ट स्टेप परफॉर्मेंस अप्रेजल। ये अप्रेजल किस चीज का हो रहा है? फाइनली आपने गोल कितना परसेंट अचीव किया। अगर आपने अपना जो गोल सेट किया था 22 MBO, उसको अगर 80%, 90%, 95%, 100% अचीव कर लिया है तो ठीक है, इट्स अ सक्सेसफुल एफर्ट, ठीक है ना, अच्छे से काम हुआ ये माना जाएगा। लेकिन अगर आप कहीं अमॉन्ग 50, 60, 70% पे अटक गए हैं, दैट मीन्स 30%, 40% या 50% का डेविएशन कहाँ हुआ, इसको रीएनालाइज करने की जरूरत है। एंड देन हो सकता है जो मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज का जो ग्रुप था उस ग्रुप में थोड़ा फेर बदल करके कॉम्बिनेशंस को चेंज कर दिया जाए, दूसरे कुछ एम्प्लॉयज को ले लिया जाए, या फिर एम्प्लॉयज अगर ठीक है तो कुछ एम्प्लॉयर्स को और ऐड कर दिया जाए। और तब क्या होगा, तब आप वो काम करके फिर से यही चीज, इसी प्रोसेस को आप रिपीट करेंगे। दिस प्रोसेस इज नोन एज मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, जहां पे ऑब्जेक्टिव्स मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज मिलकर के सेट करते हैं और फिर उसको अचीव करने के लिए काम करते हैं और हर पॉइंट पे अपने काम का इवैल्यूएशन करते हैं। एंड देन फाइनली दे इवैल्यूएट कि हमारा ऑब्जेक्टिव्स कितना अचीव हुआ या नहीं हुआ। सबीना एक जगह बैठ के क्लास करिए, अगर आप घूम फिर के क्लास करिएगा तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो प्लीज कहीं एक जगह बैठ जाइए, बाकी काम बाद में होगा। अगर आप क्लास कर रहे हैं तो क्लास पे ध्यान दीजिए, ठीक है।
चलिए, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स के बाद अब एक ही पॉइंट बचता है, वो है स्मार्ट। अच्छा ठीक है, चलो मैं स्मार्ट बनाने से पहले तुम लोगों से एक चीज पूछूंगी। तुम लोगों से अगर मैं ये पूछना चाहूँ कि आप लोग मुझे बताइए कि साल में कितने महीने हैं जिसमें 30 दिन होते हैं? जल्दी बोलो। और कौन कौन से? मैम सब में होता फरवरी है, में फरवरी छोड़कर। फरवरी मैंने एक बार पहले क्वेश्चन सुनो, पहले होता है। क्वेश्चन सुनो, पहले क्वेश्चन सुनो। 5 months 5 months धर्मजीत का आंसर है, वेरी गुड। अब मैं ये पूछ रही हूँ कि साल में कितने महीने होते हैं जिसमें 30 दिन होते हैं, और वो कौन कौन से हैं? जल्दी। अप्रैल, जून, मैम मार्च, दिसंबर भी? नो मैम, नो मैम, अप्रैल नवंबर, सितंबर, जून सब बच्चों का क्वेश्चन है, बच्चे दे देंगे। बच्चों के क्वेश्चन है, लेकिन आपको ज्यादा टाइम लग रहा है ना? और धर्मजीत ने तो 5 बोल करके सबसे पहले ही सारा बंटा धार कर दिया, ठीक है ना? 4 months 4 months, वेरी गुड, वेरी गुड, 4 months, ठीक है ना? मैं 30 days ही पूछ रही थी। अब देखो कितना टाइम लगा तुम लोगों को सोचने में। अब इसको आसान तरीका मैं बताने जा रही हूँ, ठीक है ना? SAJN, सजन, ठीक है ना? अगर हम सजन याद रखते हैं तो और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं। सितंबर, अप्रैल, जून, नवंबर, बता दिया ना? सितंबर, अप्रैल, जून, नवंबर। हाँ, और आपको याद भी करने में आसान होना फरवरी को जोड़ सजन। दिया था, इसलिए हो गया। तो गलती किए थे ना सर जी, तो उसमें कद किधर 28 days होता है, हम दो बोल सॉरी उसमें 28 होता है या 29 होता है, उधर किधर 30 होता है। तो साजन अगर आपको याद है, SAJN साजन अगर आपने याद रख लिया तो आपको इतना टाइम लगेगा, आप 2 मिनट 30 सेकेंड्स में आप ये आंसर कर दोगे। समझ में आया? क्या बोले मैम? साजन, याद हो साजन, गया। साजन, इसको साजन। साजन, हाँ, याद हो गया। सजन, ठीक है ना? SAJN साजन साजन। बर्थडे। अगर ये याद हो गया तो आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। सजन बोलो, ये छोड़ दो, उसमें सजन रखो, ठीक है ना? हो गया याद? इसी तरह मैं आपको दूसरा बताती हूँ। बताओ 7 sisters क्या क्या है? हमारे कंट्री में 7 sisters हैं? किसको बोलते हैं 7 sisters? किसी को पता ही नहीं। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। वेरी गुड, वेरी गुड। कैसे नहीं पता? जो पढ़ता है उसको सब पता होता है। नॉर्थ ईस्ट, अपने कंट्री के नॉर्दर्न ईस्टर्न पार्ट में जो स्टेट्स हैं उसको हम 7 sisters के नाम से जानते हैं, ठीक है? उसमें क्या क्या है बता सकती हूँ श्वेता? उसका शॉर्टकट है मैम। मित्र पर गमछा झार। ठीक है, बोलो। हाँ, मैम अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा एंड सिक्किम। वेरी गुड। वाओ, सिक्किम नहीं है, ठीक है ना? सिक्किम नहीं है इसमें। ओके, नाउ आई एम टेलिंग यू, अभी वो कोई कुछ बता रहा था, उसका शॉर्ट फॉर्म है कुछ, मित्र। मित्र पर गमछा झार। अच्छा, ये मुझे नहीं मालूम है। मुझे याद है मैं अब इसी को ATM इंग्लिश में लिखो या हिंदी में लिखो, ATM, आना, मम्मी, हिंदी में लिखो इन सब चीजों को। मम्मी, ठीक है? A stands for अरुणाचल प्रदेश, T stands for त्रिपुरा, M stands for मेघालय, A stands for Assam, Na stands for Nagaland, Ma stands for Meghalaya and Me stands for Mizoram। याद हो गया? मैम फिर से बोलिए एक बार। A stands for अरुणाचल प्रदेश, T stands for त्रिपुरा, M stands for मेघालय, A stands for Assam, Na stands for Nagaland, Ma stands for Manipur, and Me stands for Mizoram। मैंने हिंदी में लिखने बोला था, हिंदी में, यस मैम। ठीक है ना? अब आपको समझ में आया ये क्या है? These are tricks to memorize certain things। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं Yes, उनको ma'am। बहुत कुछ याद रखना पड़ता है। तो ये सारी चीजों को वो याद रखेंगे तो कभी दिमाग से निकल सकता है। इसीलिए ऐसा कोई फ्रेज, ऐसा कोई वर्ड, ऐसा कुछ बना लिया। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आपको ये पूछे कि who has given management bureaucratic theory, तो आपको मैंने बताया था कि आप याद कर लीजिए
क्या बताया था मैंने, जल्दी बोलो। मार्क्स वेबर है इसका आंसर, इतना मैक्स वेबर। मैक्स वेबर, तो उसको हम कैसे BMW याद रख सकते हैं, ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट मैक्स वेबर, है ना, याद करने का तरीका है BMW, राइट, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। और BMW गाड़ी का नाम है तो आप याद भी रख सकते हैं आसानी से। दीज आर द ट्रिक्स टू मेमोराइज थिंग्स। इन चीजों को हम एक्रोनिम बोलते हैं, ठीक है, न्यूमोनिक्स बोलते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूमोनिक्स व्हिच इज यूटिलाइज्ड टू मेमोराइजिंग थिंग्स एंड दीज आर एक्चुअली हेल्पफुल फॉर स्टूडेंट्स इन गेटिंग द थिंग्स इन देयर माइंड फॉर अ लॉन्ग टर्म, ठीक है। अब मैंने आपको ये क्यों बताया, बिकॉज स्मार्ट इज अगेन अ निमोनिक, उन्होंने ये निमोनिक दिया ताकि आप इसको याद रख सके। दिस इज एक्रोनिम्स एंड दिस निमोनिक स्टैंड्स फॉर, एस स्टैंड्स फॉर स्पेसिफिक। स्पेसिफिक, अब ये देखो, एमबीओ प्रैक्टिस को कंटिन्यू करने के लिए क्या करना चाहिए, तो ये जॉर्ज टी डोरन ने ये न्यूमोनिक दिया था, जॉर्ज टी डोरन ने ये न्यूमोनिक दिया था, जिसका मतलब है एस स्टैंड्स फॉर स्पेसिफिक, यानी आपका जो गोल है, आपका जो लक्ष्य है वो कैसा होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, यानी कि वेल डिफाइंड होना चाहिए। हर टर्म में कितना समय लगेगा, कितना ज्यादा ग्रोथ चाहिए, तो 50%, 80%, 70%, 100%, जो भी है आपका क्वांटिटेटिवली है तो एकदम न्यूमेरिकल फॉर्म में होना चाहिए, तो स्पेसिफिक होगा। अब हम बोलते हैं स्पेसिफिक और अनस्पेसिफिक। मैं आपको बताती हूँ कि अगर मैं बोलूँ कि हाँ ठीक है, मुझे इस साल अपने कंपनी को प्रॉफिट कमा के देना है, राइट, ये एक बिल्कुल ढीला ढाला सा गोल है, ठीक है ना। अगर मैं बोलूँ कि इस बार मैं अपने कंपनी के लिए इस एक साल, इस एनुअल ईयर में, इस फाइनेंशियल ईयर में 50% का प्रॉफिट का मैंने लक्ष्य रखा, मैं 50% प्रॉफिट में हाइक करके रखूंगी, देन दैट बिकम्स स्पेसिफिक। दोनों में डिफरेंस समझ में आया? यस मैम। अब ये स्पेसिफिक हो गया, कितना ग्रोथ चाहिए, तो मैं बोलूंगी 50% ग्रोथ चाहिए। ग्रोथ चाहिए कुछ भी 2% ग्रोथ भी होता है तो भाई हो तो गया तुम्हारा लक्ष्य पूरा। तुमने तो बस ग्रोथ की बात कही थी, परसेंटेज की तो बात की नहीं थी, इसीलिए स्पेसिफिक होना चाहिए। दूसरा है मेजरेबल। मेजरेबल मतलब जिसको हम मेजर कर सके, जैसे कि अगर हमने 40% ही अपना ग्रोथ रेट अचीव हो पाया या प्रॉफिट हमने अचीव कर पाया, तो हमें पता तो रहेगा ना कि 10% हम पीछे रह गए, वी आर लैगिंग बिहाइंड 10% फ्रॉम आवर डेस्टिन्ड गोल, राइट। अगर हमने 60% कर लिया, 70% कर लिया, तो हमको पता रहेगा कि हम 20% या 10% बढ़ गए, राइट। तो इसीलिए ये मेजरेबल होना चाहिए, जिसको आप बाद में मार्क कर सके कि कितना ज्यादा हुआ या कितना नीचे रह गया, कितना डेविएट कर गए। अचीवेबल, अचीवेबल मतलब रियलिस्टिक, रियल गोल्स होने चाहिए। गोल्स शुड बी बिल्कुल प्रैक्टिकल, रियल, जमीन पर होना चाहिए उसका कुछ अस्तित्व। क्योंकि अगर आपको कोई आके बोलता है कि देखो, कोई भी तुम्हारे यहाँ आए, कोई भी फकीर, बाबा, साधु, महात्मा, और आके बोले कि अरे तुम्हारे ये कोई बकरी मर गया है या कुत्ता मर गया है, मैं इसको जिंदा कर दूंगा, ये मंत्र फूकूंगा और ये जिंदा हो जाएगा, तो क्या आप मुझे बस 50,000 दे देना या 20,000 दे देना, क्या आपको यकीन हो जाएगा, आप उसको दे दोगे? नहीं, बिकॉज दीज आर इम्पॉसिबल, ठीक है ना। ये ऐसी चीजें हैं जो कोई नहीं कर सकता, ठीक है ना। दीज आर इम्पॉसिबल थिंग्स। इसीलिए अगर आपने गोल ऐसे अचीव कर दिए जो बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं, हम चांद तारा तोड़ कर ले आएंगे, दिस इज नॉट प्रैक्टिकल, दिस इज इम्पॉसिबल, राइट। समझ में आ रहा है? तो आपके गोल्स कैसे होने चाहिए? बिल्कुल प्रैक्टिकल, बिल्कुल फीजिबल, ऑन द बेसिस ऑफ द अवेलेबल रिसोर्सेज, ठीक है ना। आप अपने रिसोर्सेज को ध्यान में रख करके ऐसे गोल्स बनाइए जो अचीवेबल हो, ठीक है। हम एक्स्ट्रा एफर्ट लगाएंगे उस गोल को अचीव करने के लिए, लेकिन तब भी वो प्रैक्टिकल होना चाहिए। इस तरीके का यूटोपियन प्लान नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, जिसको हम पूरा कर ही ना सके। देन रेलिवेंट, रेलिवेंट इसलिए होना चाहिए क्योंकि अगर अभी कोई कितना भी अच्छा काम कर रहा हो, रिसर्च कर रहा हो, लेकिन अगर वो इस टॉपिक पे रिसर्च कर रहा हो कि हमको कैसे बैंकिंग के किसी ट्रांजेक्शन पे मान लो रिसर्च चल रहा है, लेकिन वो तभी संभव है जब आप अपने बैंक जाकर के काम करेंगे, तो वो कितना चलेगा? क्योंकि these days people want to avoid going bank and wanted to continue their transactions online, है ना। तो अगर आपका काम, आपका रिसर्च इस चीज को प्रमोट करता है कि आपको फिजिकली जाना ही पड़ेगा उस ब्रांच में, तभी आपका काम हो पाएगा, चाहे वो कितना भी इजी टेक्नोलॉजी हो, लेकिन वो क्या है, इररेलेवेंट हो गया। अब के टाइम में रेलिवेंट नहीं है, राइट, है ना। तो रेलिवेंट का मतलब होता है उस समय उस चीज का डिमांड है कि नहीं है। आप जो भी गोल कर रहे हैं, जो भी लक्ष्य है आपके जीवन में,
या आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए, क्या वो गोल रेलिवेंट है उस टाइम के लिए, क्या उस चीज की डिमांड है इन्वायरमेंट में, क्या एक्सटर्नली कस्टमर्स या फिर कोई भी उस चीजों के लिए अभी नीड क्रिएट है ऐसा एनवायरनमेंट में, तब आप वो चीज बनाइए। अदरवाइज इररिलेवेंट चीजें बनाइएगा तो गोल अचीव भी हो जाएगा तो भी कोई फायदा नहीं होगा। तो गोल शुड बी रेलिवेंट, ठीक है। एंड टाइम ओरिएंटेड तो सिंपल है, टाइम फ्रेम मैंने पहले भी बताया था कि जब आप गोल को स्पेसिफिक करते हो तो भी वो टाइम फ्रेम में बंधा हुआ होता है। अगर आप बीबीएम कर रहे हो तो 3 ही साल का कोर्स है ना, 5 साल 6 साल पे करोगे तो क्या ही करोगे, राइट। मैम रेलिवेंट को एक बार फिर से। रेलिवेंट मतलब टाइम, उस टाइम में उस चीज की नीड होनी चाहिए। ऐसे कोई ऑब्सोलीट चीजों पे काम मत करो जो चीज ऑलरेडी गॉन हो चुका है। मैं बताती हूँ, अभी कोई मान लो अपना इंडस्ट्री सेटअप करना चाह रहा हो और वो बीसीआर का इंडस्ट्री सेट करे, कितना भी अच्छा टेक्नोलॉजी हो तो वो चलेगा, बिकॉज लोग पेन ड्राइव में मूवी लेके घूमते हैं। बीपी सीडी या फिर वीसीआर कौन देखता है, समझ में आया। यस मैम। यस मैम। तो रेलिवेंट मतलब होगा, डिमांड होना समय के चाहिए अनुसार जो उस अपना काम टाइम करें। उसका। रेलिवेंट, हाँ बिल्कुल, उस समय एनवायरनमेंट में उस चीज के लिए डिमांड होना चाहिए, उस सर्विसेज के लिए रिक्वायरमेंट फेल्ट होनी चाहिए, ठीक Yes, है। ma'am. टाइम ओरिएंटेड भी समझ में आ गया। वी आर डन विद पीटर ड्रकर थ्योरी। ओके, कुछ पूछना है तो पूछो। ये तुम लोगों के पास नोट्स है? यस नो मैम। यस मैम, यस मैम, करा था। कल